चंचल। सेल बायोलॉजी में हम सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे हैं, कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल को डिस्कस कर लिया है, ये दोनों ही लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस, जिसे केंद्रक भी कहा जाता है। केंद्रक के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमें सेल के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप यहाँ पर होता है यूकैरियोटिक सेल। जो दोनों सेल्स का मेजर डिफरेंस है वो हमें न्यूक्लियस के बेस पर ही देखने को मिलता है। केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ही हम ये दो तरीके की कोशिकाएं देखते हैं। नाम से भी आप देखिए, कैरियोटिक वर्ड जो है वो यहाँ पर इसी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। प्रो यहाँ पर है मतलब कि न्यूक्लियस से पहले वाली स्टेज, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है, या कहें तो जो ट्रू न्यूक्लियस है वो देखने को नहीं मिलता। यानी कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल डीएनए हो गए हमारे, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हो तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बेस पर हम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। इज दैट क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल के अगर आप एग्जाम्पल रिकॉल करिए तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ये सभी वो होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, या कहें ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस की प्रेजेंस किस किस में होती है? एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पर हो जाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सभी कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी है। न्यूक्लियस की खोज या केंद्रक की खोज किसने करी है? तो उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है। ठीक है, दो रॉबर्ट नाम से आप साइंटिस्ट देखते हो, एक है रॉबर्ट हुक और दूसरे है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो वो सेल रिलेटेड है, सेल की डिस्कवरी उन्होंने करी थी, स्पेशली डेड सेल की। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। इतनी चीजें क्लियर है? देखिए अब यहाँ पर केंद्रक की संरचना हम यहाँ पर देखते हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये वाला जो मिड पोर्शन है हमारा गोलाकार भाग, ये होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर किससे जुड़ी हुई है? इसे कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये वाला जो भाग है ये क्या है? ये है हमारा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रहे कि केंद्रक का जो ये बाहरी सतह होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो इस ER से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पर आते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन पे, आप देख सकते हो छोटे छोटे ये पोर्स बने हुए हैं, छिद्र उपस्थित हैं, जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये वो भाग है जहां से जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप सेंटर में आइए, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप में आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। ये वाला जो भाग है इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिक कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में देख सकते हो क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, धागे नुमा संरचना, इसे कहा जाता है क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। वन बाय वन हम इनको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो पहली चीज तो कि न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेल का देखने को मिलता है। मोस्ट यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसके अलावा दो और सेल ऑर्गेनल्स हैं जहां पर डीएनए की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, तीन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जहां पर डीएनए देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार मार्क करके लिखना वो कौन कौन से तीन सेल ऑर्गेनल्स हैं। एक तो हमारा न्यूक्लियस है ही, ठीक है, केंद्रक है, उसके अलावा दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए की प्रेजेंस होती है और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो ये 3 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डीएनए होता है, बट मोस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमें न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना, ये जो है कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, और शब्दों में कहें तो इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, मस्तिष्क कहा जाता है कोशिका का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सभी कहां से कंट्रोल होती हैं? न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती है, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप की। अब न्यूक्लियर एनवलप जो होता है इसमें हमें 2 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन से मिलकर ये बनता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी किससे जुड़ी हुई रहती है? ईआर से जुड़ी हुई रहती है, देखा था अभी हमने। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कहां पर है? अंदर की तरफ होती है। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बीच में कुछ स्पेस की प्रेजेंस होती है, ठीक है। कुछ खाली भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलकर न्यूक्लियर एनवलप बनाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ईआर से जुड़ी हुई रहती है और इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए ये हमारी इनर मेम्ब्रेन है और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये वाला जो बीच का भाग होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है ये किससे कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड होता है हमारे ईआर ल्यूमिन से। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये किससे जुड़ी हुई है? ईआर से जुड़ी हुई है। तो ये जो पेरी न्यूक्लियर वाला भाग होगा ये भी ईआर ल्यूमिन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब अगर मैं कह रही हूं कि आउटर मेम्ब्रेन हमारे ईआर से जुड़ी हुई है, तो जब ईआर हम पढ़ेंगे तब भी ये चीज देखेंगे कि जो ईआर होती है वहां पर राइबोसोम की प्रेजेंस होती है, ठीक है। जो अंतःप्रदवी जालिका होती है उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उससे जुड़ी हुई है तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी हमें राइबोसोम की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। राइबोसोम जो है वो इसकी सतह पर भी उपस्थित होते हैं। स्टार मार्क करके ये चीज आपको लिख लेनी है, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनवलप पे प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं आपको समझाती हूँ। ये मान लीजिए मेरा न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है, जिसमें ये जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये बीच का भाग क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इस पे जो पोर कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, दोनों मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? जैसा कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था उसी तरीके से जो न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को तो जो है आने जाने देती है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो है ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं करवाती। तो उस केस में उनका ट्रांसपोर्ट किससे देखने को मिलता है? इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से देखने को मिलता है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अप टू 50 के डाल्टन है वो तो पैसिवली जा सकते हैं, लेकिन 50 के डाल्टन से ज्यादा वाली जो साइज की प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूक्लियस में ऐसे एंटर नहीं कर सकती हैं, वो स्पोर के थ्रू ही अंदर आएंगी। तो अगर जैसे मैं बात करूं, ये मेरा साइटोप्लाज्म वाला भाग है, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये न्यूक्लियस के अंदर की तरफ हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। तो अगर किसी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 50 के डाल्टन से ज्यादा है तो वो यहाँ पर पैसिवली नहीं आ जा सकती। उसके लिए से क्या करना होगा? स्पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू अंदर आना होगा। और इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो इसी पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू से बाहर जाना होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ये दो चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। दो प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं, बेसिकली रिसेप्टर प्रोटीन्स हम इन्हें कहेंगे, जिनका रोल होता है मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस के बाहर अंदर आने जाने में। ठीक है, वो कौन कौन सी प्रोटीन है? पहली प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है एक्सपोर्टिन, स्टार मार्क करके लिखना है इस चीज को, और दूसरी होती है इम्पोर्टिन। एक्सपोर्टिन एंड इम्पोर्टिन, ये दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को या प्रोटीन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाहर ले जाने का काम करेगी। एक्सपोर्टिन नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करती है, न्यूक्लियस के बाहर लेकर जाती है, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को पहुंचाने का काम एक्सपोर्टिन का होता है, एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, न्यूक्लियस से। इम्पोर्टिन जस्ट अपोजिट काम करेगी, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई भी प्रोटीन को लाने का काम कौन करेगी? इम्पोर्टिन करेगी। ठीक है, ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा थोड़ा डिटेल में भी आपको अगर चीजें पूछी जाए तो आप इतना सा चीज ध्यान रख लीजिएगा। ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस वाला एरिया है, ठीक है, और ये है साइटोसॉल वाला एरिया। ठीक है, अब न्यूक्लियस में अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए मेरी कोई प्रोटीन है, इस प्रोटीन को साइटोसॉल में मुझे लेकर आना है। ठीक है, अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अगर कोई प्रोटीन जाएगी तो उसके लिए कौन काम करेगा? एक्सपोर्टिन काम करेगा। तो एक्सपोर्टिन रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो इसके साथ क्या करेगा? प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा और अंदर की तरफ यहाँ पर इसको लेकर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करती हूँ, ये कोई मेरी दूसरी प्रोटीन है जिसे मुझे क्या करना है? न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाना है साइटोसॉल से, तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? इसके साथ इम्पोर्टिन जुड़ेगा और ये यहाँ पर अंदर लेकर आ जाएगा। ठीक है, इन दो प्रोटीन्स के अलावा यहाँ पर दो जो है रैन जीटीपी और रैन जीडीपी का रोल भी देखने को मिलता है। हालांकि अभी तक इतना पूछा नहीं गया है, फिर भी आप समझ के चलिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस जो है बहुत आपसे थोड़ा डीप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं न्यूक्लियस में बात करूं तो न्यूक्लियस में हमें कौन सी प्रोटीन देखने को मिलती है? रैन जीटीपी देखने को मिलती है, जो इस प्रोटीन के साथ यहाँ बाहर आती है और जब साइटोसॉल में आएगी तो यहाँ पर रैन जीडीपी बनकर आता है। ठीक है, अगेन जब इम्पोर्टिन के साथ जाएगी तो वापस से जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो कन्वर्जन देखने को मिलता है, स्टार मार्क करके इस चीज को लिखिएगा, वो किसके थ्रू देखने को मिलता है? सो रैन जीटीपी से रैन जीडीपी जब बनेगा तो वो गैप के थ्रू बनेगा। ठीक है, और वहीं रैन जीडीपी से जब जीटीपी बनेगा तो जीईएफ के थ्रू हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ये इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो एनवेलप पढ़ लिया, पोर कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है। क्या होता है? प्रोटीन फिलामेंट्स का नेटवर्क होता है, जिसमें दो तरीके की प्रोसेस देखने को मिलती है। इस चीज को स्टार मार्क करके लिखना, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी दो प्रोसेस है जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में होती है? पहली प्रोसेस है यहाँ पर रेप्लिकेशन, जिसमें आप देखते हो डीएनए क्या करता है? अपनी कॉपी बनाता है। दूसरी प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन पता है ना आपको क्या होता है? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वैसे हम अलग से भी पढ़ेंगे, पर स्टार मार्क करके ये चीज लिखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां पर होती है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में होती है। यहीं पर ही आपको न्यूक्लियर लैमिना देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियर लैमिना देखने को मिलता है, और ये जो न्यूक्लियर लैमिना होता है ये एक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? लैमिन प्रोटीन। क्या है? लैमिन प्रोटीन। ये भी स्टार मार्क करके ये दो चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तो कौन कौन सी प्रोसेस न्यूक्लियर मैट्रिक्स में होती है, यहाँ पर न्यूक्लियर लैमिना की प्रेजेंस होती है, जिसमें लैमिन प्रोटीन देखने को मिलती है। न्यूक्लियर लैमिना का अगर फंक्शन देखो तो ये न्यूक्लियर एनवेलप को शेप और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इतनी चीज क्लियर है? अब हम सेंटर पार्ट की बात करते हैं, जहां पर हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसे केंद्रक भी कहते हैं। सबसे पहली चीज इसके बारे में लिखना कि इसके बारे में बताया किसने था? फोंटाना ने। ठीक है, किसने बताया था? फोंटाना ने। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा, इसको स्टार मार्क करके लिखना। ये जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब इस पे मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलती। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेज जो हमें देखने को मिलती है, जब सेल डिवीजन पढ़ते हो तो जो लेट प्रोफेज होता है हमारा,
लेट प्रोफेज जब होता है तब ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो, कोशिका विभाजन पढ़ते हो, तब लेट प्रोफेज जब हमारी अवस्था आती है तब क्या होता है, न्यूक्लियोलस वहां से डिसअपियर हो जाता है। और वो जब टीलोफेज यहाँ पर देखने को मिलती है, अंतः अवस्था जिसे कहते हैं, तब ये वापस से रीअपियर हो जाता है। इसको भी स्टार मार्क करके लिखना। ठीक है, लेट प्रोफेज में तो ये वहां से डिसअपियर हो जाएगा और टेलोफेज में वापस से रीअपियर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है स्टार मार्क करके। स्टार मार्क करके इस चीज को लिखना है। यहाँ पर दो चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहला तो ये साइट होती है आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतनी चीज लिखिए कि जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है। उसके अलावा उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो भी यहीं पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा जो राइबोसोम की असेंबली होती है, राइबोसोम की असेंबली जो होती है वो भी यहीं पर ही होती है। ये दो चीजें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप स्टार मार्क करके इन चीजों को लिखिएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।